सो वेलकम अगेन। आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम आर्थिक विकास की समझ के पहले अध्याय विकास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने महत्वपूर्ण शब्दावलियां देखी, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मानव पूंजी, शिशु मृत्यु दर आदि। फिर हमने देखा कि विकास की विभिन्न अवधारणाएं हैं। विकास किसी एक लोग के लिए विकास है तो वो दूसरे के लिए विनाश हो सकता है। इस प्रकार हमने विकास के कई पैमाने देखे और बताया कि विकास होता क्या है। अंत में हम एक परिभाषा पे पहुंचे कि विकास जीवन का सर्वांगीण प्रगति है जिसमें वृद्धि हो। इसके साथ साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे समृद्धि, समझ का बढ़ना, समानता, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आदि शामिल होते हैं, तब हम कह दें विकास हो रहा है। फिर हमने देखा कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। वृद्धि के अंतर्गत केवल आकार में परिवर्तन होता है, जबकि विकास में वृद्धि के साथ साथ उसके गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन भी आता है। इसके बाद में हमने देखा कि विकास के जो लक्ष्य है वो आय और अन्य लक्ष्य क्या है। तब हमने देखा था कि किस प्रकार से लोग केवल आय ही विकास का मापक नहीं मानते। स्नेह, प्रेम, समानता का व्यवहार, मित्रता का व्यवहार, संवैधानिक उपाय आदि होना भी जरूरी है। फिर हमने देखा कि राष्ट्रीय विकास के अंदर जो लक्ष्य है वो भी भिन्न भिन्न है, और न केवल भिन्न भिन्न है बल्कि वो परस्पर पूरक भी है। जैसे कि हमने देखा कि धनवान और गरीब के लक्ष्य अलग अलग हैं और परस्पर विरोधी भी है। धनवान व्यक्ति बांध निर्माण चाहता है, जबकि बांध की तलहटी में बैठा एक किसान हमेशा छोटे बांध की अपेक्षा करता है, क्योंकि उसकी जीवन और रोजमर्रा का जो कार्य है वो उसी नदी की तलहटी में होना है। अगर बांध बन जाएगा तो वो बेरोजगार हो जाएगा। इसी प्रकार अमीर ज़्यादा सुविधा चाहता है और गरीब मूलभूत आवश्यकताएं। अमीर को पेट्रोल की कीमत कम करना या सरकार से करों में छूट की आशा होती है, जबकि गरीब को अनाज में सहायता और रोजगार की जरूरत होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रीय विकास में जो घटक है वो विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना किस प्रकार से की जाए। जैसे हमने पिछली स्लाइड में एक उदाहरण लिया था कि जो देश विकसित है उनके पैमाने अलग हैं और जो देश विकासशील है उनके पैमाने अलग हैं। हम अमेरिका को भारत की तुलना में विकसित कह सकते हैं प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर। फिर हमने देखा कि जो खाड़ी के देश हैं, सऊदी अरब है, कुवैत है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हमारे से आगे हैं, यानी भारत से आगे हैं। लेकिन उसको मानव विकास की सूचकांक की दृष्टि से देखा जाए तो वो शिक्षा, चिकित्सा आदि में हमारे से पीछे हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार से हम विभिन्न राष्ट्रों की तुलना करें जिनके आधार पर हम ये कह दें कि ये राज्य बढ़िया है या अच्छी स्थिति में है और दूसरा राज्य कमज़ोर स्थिति में है। जैसा कि हमने देखा कि केरल, जिसकी साक्षरता दर देश में सर्वाधिक है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, स्वास्थ्य और खुशहाली के आंकड़े सर्वोच्च है, जबकि आय में देखा जाए तो हरियाणा अव्वल राज्य में आता है, जबकि केरल उससे पीछे है। तो इस प्रकार से आय ही अकेला मापक नहीं होता, आय के साथ साथ अन्य घटक भी होते हैं। अब हम आते हैं कि अगर विकास का ये जो लक्ष्य अलग अलग है या अर्थ अलग अलग है, फिर किसी देश को विकसित और किसी को अविकसित हम क्यों कहते हैं। विकास के लक्ष्य अलग है तो हम इसको अविकसित और विकसित क्यों कहते हैं। जब हम विभिन्न घटकों की तुलना करते हैं तो उसमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं और कुछ असमानताएं हैं। यदि हम विभिन्न विद्यार्थियों के बीच तुलना करें तो उनमें विभिन्न घटकों में अंतर और समानताएं दोनों पाई जाती हैं। जैसे अगर हो सकता है कि सभी विद्यार्थी ऊंचाई में समान हो लेकिन व्यवहार में अलग अलग हो। ये सारे मानदंड तुलना करने के उद्देश्य पर निर्भर करते हैं। जैसे आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी पढ़ने में बहुत होशियार है लेकिन वो झगड़ालू भी है। इसी प्रकार हम अन्य घटकों के माध्यम से देखें, कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी विद्यालय में नियमित आता है, अच्छा पढ़ता है, लेकिन मार्क्स अन्य की तुलना में कम पाता है, जबकि पूरे विद्यालय में वो बच्चा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उसके नियमित स्वाध्याय, नियमित विद्यालय आने के लिए और उसका डेली का जो बढ़िया रूटीन है उसको देख। तो इस प्रकार तुलना के लिए विभिन्न पैमाने होते हैं। इसी प्रकार हम विभिन्न राज्यों के बीच में जो तुलना करते हैं, इसके लिए भी हमें कुछ घटक चाहिए जिनके आधार पर हम उन दो राज्यों की या दो देशों की तुलना कर सकें।
इन मानदंडों के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से राज्य है वो अच्छा है या कौन से राज्य जो वास्तविक प्रगति की राह पर है, कौन सा नहीं है। मैं एक बार फिर उदाहरण देना चाहता हूँ। हैप्पीनेस इंडेक्स या खुशहाली सूचकांक में सिक्किम अव्वल राज्य है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा के हिसाब से देखा जाए तो अन्य राज्यों की तुलना में उसका स्थान न्यून है। यहाँ हम कुछ घटकों को लेते हैं जो दो देश या दो राज्यों की तुलना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला घटक हम लेते हैं वो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, जैसे हमने सकल घरेलू उत्पाद देखा वैसे ही जीएनपी निकलती है और जीएनपी में से डेप्रीसिएशन घटा देते हैं तो हमारा एनएनपी आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है। अगर उसको फैक्टर कॉस्ट के आधार पे देखा जाए तो एनएनपीएफसी आता है और यही एनएनपीएफसी हो सकता है आपको एक बार थोड़ा समझने में अटपटा लगे, लेकिन आप समझिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर जो गिसावट होती है उसको घटा देते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय आती है। और राष्ट्रीय आय के अंदर अगर हम जनसंख्या का भाग दे दें, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम में अगर हम पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का भाग दे दें तो हमारी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम दो राज्यों के बीच में तुलना कर सकते हैं। जिसकी आय ज़्यादा होगी वहाँ हम कह सकते हैं कि उनके पास संसाधन ज़्यादा है या वो आर्थिक प्रगति ज़्यादा कर सकता है बजाय दूसरे की। तो इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय के अंदर जैसे हमने देखा कि हरियाणा केरल से उच्च स्थान पर है। विश्व बैंक के अनुसार विश्व बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है, उसका नाम है विश्व विकास रिपोर्ट या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को नाम ध्यान में रखना है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार से देखा जाए तो हमने विभिन्न देशों को आय के आधार पर अलग अलग बांट रखा है। जैसे 2019 के आंकड़े देखें तो $49,300 जो व्यक्ति या प्रति व्यक्ति जो देश नहीं कमाता वो निम्न श्रेणी में या मध्यम आय वाला देश आता है, और जो इससे ज़्यादा कमाता है या तो $49,300 सालाना या फिर इससे ज़्यादा कमाता है वो विकसित देश माना जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप अमेरिका को ले सकते हो, आप कनाडा को ले सकते हो, आप जापान को ले सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया को ले सकते हो, आप यूरोप का कोई भी देश है उसको भी ले सकते हो। जो देश $2,500 से भी कम कमाता है, ये डॉलर की तुलना हम परचेजिंग पावर पेरिटी के आधार पर कर रहे हैं। परचेजिंग पावर पेरिटी का मतलब ये होता है एक देश की करेंसी से वो देश उस वस्तु की मात्रा कितना खरीद पाता है और उतनी ही मात्रा कोई देश डॉलर के रूप में जैसे अमेरिका कितनी खरीद पाता है, तो उसी को हम परचेजिंग पावर पेरिटी या पीपीपी कहते हैं। इसके आधार पर हम आय देखते हैं, जैसे हमने गत अध्याय में पढ़ा था। तो $2,500 से कम प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की है तो वो निम्न आय वाला देश माना जाता है। क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2019 में $6,700 प्रति व्यक्ति थी। जब $6,700 प्रति व्यक्ति अगर आय होती है तो हम निम्न में नहीं है, निम्न से उच्च है लेकिन मध्यम से कम है, इसलिए हम निम्न मध्य आय वाले देशों में शामिल होते हैं। इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय तुलना करने में सहायक होती है, जैसे हमने विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देखा। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है परंतु समानता की जानकारी नहीं देती। उदाहरण के रूप में अगर हम उदाहरण से देखें तो केरल की आय पंजाब की आय की तुलना में कम है, फिर भी केरल अन्य घटकों के आधार पर विकसित राज्य माना जाता है। इसी प्रकार तुलना का जो अगला घटक है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा के रूप में हमने देखा कि किसी देश की या किसी राज्य की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद है। सकल घरेलू उत्पाद तुलना के रूप में उपयोग में किया जाता है क्योंकि हम मानते हैं कि सभी क्षेत्रों का सभी व्यक्तियों का समान योगदान है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सभी जगह वितरण होना समान नहीं है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में जो उत्पादन की गतिविधि हैं वो सब जगह समान नहीं है। रोजगार में योगदान सबका समान नहीं है। फिर भी अन्य घटकों की तरह सकल घरेलू उत्पाद को भी एक पैमाना माना जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। इस घटकों के अलावा बहुत से घटक हैं जो तुलना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हमने ऊपर यूएनडीपी के बारे में देखा, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई के आधार पर विभिन्न राज्यों की तुलना करता है। उसमें प्रति व्यक्ति आय एक मात्र घटक है, शिक्षा और स्वास्थ्य दो घटक अन्य हैं। तो आय के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किसी राष्ट्र की प्रगति होना जरूरी है। इस प्रकार हम तुलना जैसे हरियाणा और केरल की थी, उसी प्रकार साक्षरता की दर के आधार पर हम विभिन्न राज्यों के बीच में तुलना कर सकते हैं। शिशु मृत्यु दर के आधार पर तुलना की जा सकती है। इसी प्रकार अन्य घटक के रूप में हम जीवन प्रत्याशा ले सकते हैं, सकल नामांकन का अनुपात ले सकते हैं, मानव विकास के सूचकांक के रूप में ले सकते हैं। केरल मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से एक अव्वल राज्य है। कौन सा? केरल।
लेकिन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हरियाणा से पीछे है, दिल्ली से पीछे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सिक्किम खुशहाली सूचकांक में श्रेष्ठ है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा के मामले में अन्य राज्यों से पीछे है। तो विभिन्न घटक तुलना के रूप में उपयोगी हैं, लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं देते, ये भी हमें ध्यान में रखना है। पर ध्यान रहे बच्चों, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दो राज्यों के बीच या दो देशों के बीच तुलना का आधार क्या हो सकता है, तब हमें यही बताना है। पहला बताना है प्रति व्यक्ति आय, और दूसरा बताना है सकल घरेलू उत्पाद, और फिर अन्य घटक जिसके जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा आदि। यहाँ हम बॉक्स से कुछ जो शब्द हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमारे विषय वस्तु के हिसाब से या पाठ्य सामग्री के अनुसार महत्वपूर्ण है। जैसे NSSO सांख्यिकी विभाग के आर्थिक प्रभाग का एक हिस्सा है, जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है। NSSO देश में गरीबी और बेरोजगारी के डाटा एकत्रित करता है। गरीबी और बेरोजगारी के डाटा एकत्रित करते हैं। 5 साल में एक बार एकत्रित किया जाता है। NSSO के राउंड चलते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ऑफिस भी किया जाता है, सांख्यिकी कार्यालय के अधीन है। ध्यान रहे, गरीबी और बेरोजगारी के डाटा NSSO के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। ऐसे ही हमने जैसे यहाँ ऊपर देखा था साक्षरता दर, जो तुलना के लिए ज़रूरी है, तो हम साक्षर किसे माने? ध्यान से सुने, साक्षर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ सके, लिख सके और बोल सके। क्या? किसी भाषा को पढ़ सके, लिख सके और बोल सके, वो साक्षर कहलाता है। भाषा के लिए हिंदी और अंग्रेजी जरूरी नहीं है, उसकी मदर टंग या कोई भी भाषा हो सकती है। तो साक्षरता दर में हम 0 से 6 वर्ष के बाद बच्चों को शामिल नहीं करते, क्योंकि वो अभी विद्यालय ही नहीं गए हैं। औपचारिक शिक्षा में उसका नामांकन अभी हुआ नहीं है। तो हम साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक के लोगों में साक्षरता की दर देखते हैं। जैसे आपके गांव में मान लो 150 आदमी हैं, या कुल जनसंख्या है वो 150 है। 150 में 50 बच्चे 7 साल से कम उम्र के हैं, तो हम उसको बाहर कर देते हैं। और जो है उनमें 75 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं या शिक्षित हैं। शिक्षा की परिभाषा हमने देख लिया, तो 75 और बचे हुए कितने हैं? 100 गुणा 100। तो हम कह सकते हैं कि आपके गांव की साक्षरता दर 75% है। इसी प्रकार निव्वल उपस्थिति दर क्या है? 14 और 15 साल की आयु के विद्यालय जाने वाले बच्चों का अनुपात है, जो उस आयु वर्ग के कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत है। जैसे आपके गांव में 14 से 15 वर्ष की आयु के 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। और इन 100 बच्चों में से 90 बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि निव्वल उपस्थिति दर कितनी है? 90% है। 90% है, क्योंकि गुणा हम 100 से कर देंगे, तो 90% निव्वल उपस्थिति दर है जो हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगला घटक है सार्वजनिक सुविधाएं। सरकार जितनी भी हमें सुविधाएं देती है, चाहे गत अध्याय में पढ़ा हुआ वो MSP का मूल्य हो, चाहे वो राशनिंग की दुकान हो, इस प्रकार से अन्य कोई भी सुविधा जो देश के नागरिकों को बिना भेदभाव दी जाए, सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती है। परिभाषा के रूप में हम देखें, वे सारी सुविधाएं जो राज्य या देश के सभी लोगों को समान रूप से निःशुल्क या न्यूनतम भुगतान पर देय होती है, सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती। उदाहरण के रूप में आपका विद्यालय अगर सरकारी है तो सबके लिए नियम समान है। अगर सरकार फीस वसूल करती है, मान लो आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, तो आपसे एक न्यूनतम फीस ली जाती है, तो वो सभी विद्यार्थियों को से समान रूप से वसूलेगी। लेकिन अन्य सुविधाएं जैसे खेलने की सुविधा है, किसी कार्यक्रम में भाग लेने की सुविधा है, या आपके गांव में चिकित्सालय होता है, वहाँ जो सुविधा है सभी को समान रूप से दी जाती है, उनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अगर लिया जाता है तो सबसे न्यूनतम दर पे लिया जाता है और बराबर लिया जाता है। आपके घर के बगल में जो पार्क है जहाँ आप खेलने जाते हैं, वो सबके लिए बिल्कुल फ्री है, क्योंकि वो सार्वजनिक है, यानी उस पर सरकार का अधिकार है, या इसके ऊपर हम कहें आपका अधिकार है। सरकार जनता से बनती है, इसलिए हम खुद का अधिकार भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा की में औसत प्रति व्यक्ति आय केरल की औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हरियाणा केरल से पीछे? संभव हो सकता है, जैसे हमने देखा प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा आगे है, लेकिन अन्य घटकों में केरल से पीछे है। शिक्षा किसी का मोहताज नहीं होती, ये हमने कहते हुए सुना है। विद्यार्थियों, शिक्षा का परिवेश केरल में हरियाणा की तुलना में अच्छा है। चिकित्सा का स्तर वहाँ पर अच्छा है, इसलिए दोनों में विभेद पाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय उत्पादन के साधनों पर होती है, लेकिन अन्य जो घटक सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है वो आदमी के प्रयास से आते हैं, इसलिए हम केरल के प्रयास को बेहतर मान सकते हैं, इसलिए वो हरियाणा से आगे हैं, जबकि प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा आगे है।
इसका कारण यह है कि ज़रूरी नहीं कि जेब में पैसा रखा हो वो कोई वस्तु खरीद सकें जिनकी आपको बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि हरियाणा वालों के पास पैसे तो हैं, लेकिन वो पैसे शिक्षा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में खर्च नहीं हो रहे हैं, और केरल इस मामले में खर्च करने के लिए तैयार है। अतः हम कह सकते हैं कि आय अपने आप में पर्याप्त सूचक नहीं होती। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं का सामूहिक रूप से उपलब्ध होना जरूरी है। जैसे अगर चिकित्सा की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में की जानी है तो वो सबको समान रूप से उपलब्ध हो तो वो ज़्यादा प्रभावी रहेगी, बजाय कि किसी धनाढ्य व्यक्ति के लिए बोल दिया जाए या उसकी कीमतें निर्धारित कर दी जाए कि जिसके पास पैसे हैं वही उस वस्तु को खरीद सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक वस्तुएं समाज को आगे बढ़ाने में और समानता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विकास को सर्वांगीण बनाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। आपने 2 साल पहले मिड डे मील की दावत भी उड़ाई होगी, आपने दोपहर का भोजन भी विद्यालय में किया होगा। उसके पीछे भी सरकार का उद्देश्य है कि आप अबाध रूप से पढ़ते रहें, आप कुपोषित न हो, आप खाली पेट न रहें, इसलिए 8वीं तक मिड डे मील दिया जाता है। इसके अलावा आपको प्रत्येक बुधवार को एक एनीमिया की गोली दी जाती है ताकि आप लोगों के में खून की कमी न हो। इसके बाद आपको अल्बेंडाजोल नाम की एक टेबलेट भी दी जाती है ताकि आप कृमि रोधक हो, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि किसी के पेट में कीड़े न हो और कीड़े हो तो मर जाए। कभी कभार आपके गांव के अस्पताल से एक नर्स आती है और वो सबका हाइट नापती है और वेट मापती है और उस हाइट और वेट का अनुपात करती है और पता लगाती है कि कौन सा बच्चा कम वजनी है, कौन सा बच्चा सही वजन का है। इस प्रकार के पैमाने को हम बॉडी मास इंडेक्स कह देते हैं। व्यक्ति की जो हाइट है उसके अनुसार से उसका वजन होना ज़रूरी है। अगर किसकी हाइट ज़्यादा है या लंबाई ज़्यादा है, वजन नहीं है, तो हम उसको दुबला पतला या कुपोषित कह देते हैं। या जिसकी हाइट कम है लेकिन वेट बहुत ज़्यादा है तो इसको हम मोटा कह देते हैं, वो भी कुपोषित है क्योंकि उसको संतुलित डाइट उपलब्ध नहीं हुई। तो बॉडी मास इंडेक्स शरीर का द्रव्यमान सूचकांक होता है। बॉडी मास फैट को मापने का एक कैलकुलेटर होता है जो किसी शख्स या व्यक्ति की हाइट यानी उसकी ऊंचाई और उसके वेट यानी उसके वजन का आधार होता है। कैलकुलेटर में हम बॉडी मास इंडेक्स को किलोग्राम में मापते हैं और ऊंचाई मीटर स्क्वायर का भाग देते हैं तो हम BMI या बॉडी मास इंडेक्स निकाल लेते हैं, और यह सूचक पोषण के स्तर को मापने में बहुत ही सहायक होता है। हाइट के अनुसार अगर किसी का वजन नहीं है तो हम कह सकते हैं ये कुपोषित है और उसका पोषण किया जाना जरूरी है। इसी प्रकार से विकास को मापने के लिए जो महत्वपूर्ण इकाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो है मानव विकास रिपोर्ट। थोड़ा सा मैं इसका परिचय दे देता हूँ। यह एक UN की एजेंसी है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। इसका नाम संयुक्त राष्ट्र मानव विकास परिषद है। यह एक रिपोर्ट जारी करती है, UNDP जिसको हम बोलते हैं UNDP, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास परिषद। विकास परिषद ये क्या करती है? मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है, HDR जारी करती है, और इस HDR का आधार जैसे हमने पहले पढ़ा था शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों के बीच में तुलना किसमें, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर की जाती है। जैसे अगर हम कहें कि इस मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो हो सकता है अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय जापान से ज़्यादा हो लेकिन स्वास्थ्य में जापान से पिछड़ा हुआ हो सकता है शिक्षा के अंदर जापान आगे हो। इसलिए जापान विभिन्न इंडिकेटर के माध्यम से अगर अमेरिका से अच्छा कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि जापान का विकास अमेरिका से ज़्यादा होता है। विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये हुआ कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर संयुक्त राष्ट्र प्रोग्राम के तहत, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के तहत एक HDR जो इंडेक्स है उसके आधार पर आप इसको माप सकते हो। आप कह सकते हो, जैसे अगर हम तालिका से देखें तो हम ये बता देंगे कि पहले हम तालिका ले लेते हैं, उसके माध्यम से देख लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर भारत और पड़ोसी देशों की तुलना करी है। जो हम आंकड़े ले रहे हैं, ध्यान रहे, वो 2019 के हैं। UNDP की जो HDR रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। कैसे? वार्षिक आधार पर। ये भारत और भारत के पड़ोसी देश हैं, इनकी हम तुलना करते हैं, और जो विश्व समुदाय में लगभग 180 देशों को जो रैंक दी जाती है उसके आधार पर हम इसकी रैंक भी देखते हैं। जैसे श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों की हम राष्ट्रीय आय डॉलर में देखते हैं तो पाते हैं कि श्रीलंका की आय सर्वाधिक $12,760 है,
जबकि नेपाल की सबसे कम है, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान और 2 नंबर पे भारत है। जबकि जन्म के समय संभावित आयु के आधार पर देखा जाए तो बांग्लादेश 1 नंबर पे है, श्रीलंका 1 नंबर पे है, बांग्लादेश 2 नंबर पे है, नेपाल 3 नंबर पे है, जबकि भारत चौथे नंबर पे है। ध्यान दें, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर या सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत दूसरे स्थान पे है, लेकिन यही भारत जन्म के समय संभावित आयु के आधार पर चौथे स्थान पे। तो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के इंडिकेटर में भारत की स्थिति नेपाल और बांग्लादेश से खराब है। इसी प्रकार विद्यालय की औसत आयु के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक आयु जो विद्यालय में विद्यार्थी गुजारता है वो श्रीलंका की है, इसके बाद 6.5% के साथ भारत, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान और फिर नेपाल है। जबकि आप देखोगे कि जन्म के समय संभावित आयु में पाकिस्तान सबसे कमज़ोर है, नेपाल पाकिस्तान से अच्छा है, लेकिन यहाँ विद्यालय में औसत आयु में नेपाल पिछड़ जाता है। ओवरऑल इन तीनों इंडिकेटर्स को जोड़ के जब रैंक तैयार की जाती है तो विश्व की रैंक के आधार पर देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका का 73वां स्थान है। ध्यान रहे 2019 के अनुसार रिपोर्ट देख रहे हैं, 2022 की भी रिपोर्ट आ गई है, हम इसके आधार पर भी तुलना कर सकते हैं। भारत की 130वीं रैंक है, नेपाल की 143वीं, बांग्लादेश की 134वीं और पाकिस्तान की 154वीं। तो इस प्रकार से कुल डाटाओं के आधार पर हम जो HDI है उसके आधार पर मानव विकास की तुलना कर सकते हैं। मानव विकास सूचकांक जो UNDP जारी करती है, इनके जो विभिन्न घटक है, जैसे हमने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय 3 ही घटक है, लेकिन इन 3 घटकों को विभिन्न उपभागों में बांटा गया है। इस प्रकार से हम यहाँ पर 6 घटक देखते हैं जो तुलना के लिए ज़रूरी है। जैसे पहला है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। इसके अलावा असमानता का प्रभाव क्या रहता है, यानी अगर इनइक्वलिटी रहे तो राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जेंडर इनइक्वलिटी कैसी है, यानी महिला और पुरुष के बीच में जो विभेद है वो कैसा है। फिर एक अन्य इंडेक्स है MPI यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स या बहु गरीबी। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है लेकिन वो जीवन भर गरीबी में बना रहता है क्योंकि संसाधनों का अभाव होता है, और संसाधनों के अभाव में वो 2 टाइम का खाना ही महफूज नहीं हो पाता। तो हम कह सकते हैं उसको कि ऐसी गरीबी क्रोनिक होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो बहुआयामी में हम बहुत से घटकों को साथ लेकर हम पॉवर्टी का मूल्यांकन करते हैं, ये घटक है। तो हम HDI का आकलन इन घटकों के आधार पर करते हैं। मानव विकास इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक को सर्वप्रथम भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। कब 1990 में बनाया और प्रकाशित किया, और इसी HDI के आधार पर आज UNDP इसका प्रयोग करके वैश्विक आधार पर ये इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक जारी करती है। ध्यान रहे इसका निर्माण किसने किया है, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक दोनों ने मिलकर किया। हम विकास की परिभाषा में देखते हैं, आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा, अब 10 में पढ़ोगे। सतत विकास या धारणीय विकास क्या है। तो हम UNDP की जो बात कर रहे हैं वैसे ही वैश्विक संदर्भ में हम विकास की जैसे जैसे प्रगति पे आते गए, विकास के पैमाने बदलते रहे। हमने अब जो लक्ष्य निर्धारित किया है जिसको हम सतत विकास लक्ष्य या SDG गोल कह देते हैं, जो हमारा SDG गोल है, इस गोल के आधार पर SDG गोल सतत विकास लक्ष्य, इसके आधार पर हमने निर्धारित किया है कि हमें कैसा विकास चाहिए, धारणीय विकास या टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास किसे कहते हैं, जो ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करे और भविष्य के लिए संसाधनों को बचा के रखे। ध्यान से सुने, धारणीय विकास का मतलब वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन को बचा के रखे। तो ऐसे विकास को हम धारणीय विकास कह देते हैं। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो है नहीं कि आज हमने विकास कर लिया, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया तो आगे आने वाली पीढ़ी धारणीय विकास में नहीं आएगी, वो गरीबी के चक्कर में भी जा सकती है या विकास को लगातार बनाए रखेगी। तो हम इसको सतत विकास कह देते हैं या धारणीय विकास कह देते हैं। धारणीय विकास का अर्थ ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य के लिए भी संसाधन को बचा के रखे, इसी को हम धारणीय विकास कह देते हैं। विकास प्रत्येक पीढ़ी में बना रहे या सतत चलने वाला होता है, तो इसलिए हम इसको सतत विकास कह देते हैं। हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं और समझते हैं कि भारत में जल संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, भूमिगत जल है वो भी कम है, और पृथ्वी के भूगर्भ में छिपा हुआ जल है वो भी हमारे जो भूमि का प्रतिशत है भारत के पास, जो कुल विश्व की भूमि का हमारे पास लगभग
2.4% के आसपास या 2.5% के आसपास हमारे पास भूमि है, लेकिन जल संसाधन 2.5% नहीं है। तो संसाधन की हमारे पास अभाव है और ऊपर से हम इसका अति दोहन कर रहे हैं, जो जल संकट का एक कारण बनता है। यदि हम इसका इसी प्रकार से अगर दोहन करते हैं तो हम धारणीय विकास हासिल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और इस गिरते जल स्तर का अगर ढंग से उपयोग नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी को पानी ही नहीं मिलेगा। तो पानी ही नहीं मिलेगा तो हम आगे विकास को जारी नहीं रख सकते, यानी धारणीय विकास संभव नहीं है। अगर हमें धारणीय विकास करना है तो भूमिगत जल संसाधन को रिचार्ज करने वाली प्रक्रिया को अपनाना होगा, यानी जो बारिश का पानी आता है वो हमें भूमिगत होने देने की जरूरत है ताकि भूमि के जल स्तर को वापस बढ़ाया जा सके। क्योंकि ये सारे संसाधन नवीकरणीय संसाधन है, यानी उनको दोबारा बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इन दो शब्दों का अर्थ देख सकते हैं। कहीं कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो नवीकरणीय होते हैं और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय संसाधन उन्हें कहते हैं जिन्हें हम पुनः बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे पेड़ हैं, दोबारा लगा सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पेड़ काट देने हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, इसलिए इसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसी प्रकार जल संचय करके भूमिगत जल को बढ़ा सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन है। सूर्य का प्रकाश आज है कल भी रहेगा, नवीकरणीय संसाधन है। बहती हुई हवा आज भी बह रही है और कल भी बहेगी, नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद में खत्म हो जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल का उपयोग, कोयले का प्रयोग। पेट्रोल का एक बार प्रयोग किया, पूरा गाड़ी में फूंक दिया, उत्पाद क्या निकला? जीरो। दोबारा भूमि से निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार कोयले का उपयोग करेगा, राख बन जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ऊर्जा एक बार मिलेगी। ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन कह देते हैं। प्रकृति को ही बनाने में इसको करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर खत्म हो जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। पर्यावरण किसी राष्ट्र या राज्य की सीमा तक ही सीमित नहीं है। बच्चों, वर्तमान में चल रही लू की जो थपेड़े हैं वो सिर्फ राजस्थान में पैदा नहीं हुए हैं, वो तो पाकिस्तान की ओर से भी आ रहे हैं। तो अगर हम कहें कि हमारी सीमा और पाकिस्तान की सीमा अलग है या राजस्थान की सीमा हरियाणा की सीमा अलग है तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने सीमा नहीं बनाई है, ये मानव ने बनाई है। इसलिए पर्यावरण किसी एक व्यक्ति का साधन नहीं है या नहीं संसाधन है। इस पे पूरी पृथ्वी पर वास करने वाले सब लोगों का बराबर अधिकार है और उसको बचाने का अधिकार भी सबको ही है। ब्राज़ील के जंगल जिसको हम अमेजन वन कह देते हैं और पृथ्वी का फेफड़ा कह देते हैं, ऐसे वनों को बचाना सिर्फ ब्राज़ील का काम नहीं है। ये अमेरिका का भी इतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जितनी ब्राज़ील की है, उतनी ही भारत की है, इतनी ही अन्य देशों की है। अतः हम कह सकते हैं कि हमें सबको मिलजुल कर इस पृथ्वी को बचाना है या जो प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण करना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम संसाधन बनाए रख सकें, ताकि हम धारणीय विकास हासिल कर सकें और पृथ्वी को बचाने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। यहाँ मैं एक प्रसिद्ध अमेरिकी थिंक टैंक का उदाहरण लेना चाहता हूँ। नाम है अल गोर। अल गोर ने कहा था कि अगर आप संसाधन को बचाने में सक्षम हो जाते हैं तो आने वाली पीढ़ी कहेगी, वाह, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, इतना दुष्कर जो असंभव काम था यह आपने संभव कैसे कर दिया। अगर आप नहीं बचा पाए तो वही पीढ़ी आपसे पूछेगी कि आप में ऐसा दुस्साहस कैसे पैदा हो गया कि आप सारे संसाधन अकेले ही हड़प गए, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था आपने उपयोग अकेले ही कैसे कर लिया। यानी दोनों ही प्रश्न ऐसे हैं कि अतिशयोक्ति पैदा करेंगे, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए ताकि विकास की गति बनी रहे, आने वाली पीढ़ियां भी उत्पादन को देखें। बच्चों, आज आप टाइगर नहीं देख सकते। टाइगर का मतलब शेर नहीं है, टाइगर का मतलब टाइगर होता है। टाइगर भारत भूमि से विलुप्त हो चुका है, केवल कुछ संकीर्ण लोगों के वजह से जिन्होंने शिकार के रूप में इसको आज से 50-60 साल पहले ही खत्म कर दिया। भारत की भूमि पर टाइगर थे, लेकिन आज एक भी टाइगर नहीं है। भारत से टाइगर विलुप्त हो चुका है। अब आप सिर्फ फोटो में देख सकते हो या फिर टाइगर देखना है तो आपको अफ्रीका जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको संसाधन बचाए रखना है। अच्छा लगे या मेरा जो उदाहरण अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। ये जो सारी जानकारी हमने जो विकास के रूप में हासिल की है, ये किसी व्यक्ति की मनगढ़ंत नहीं है, ये आंकड़ों पे आधारित है और ये आंकड़े किसी सरकार के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं
या किसी संस्था के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं ताकि उसकी विश्वसनीयता भी होती है और आंकड़े पूरे हो। क्योंकि आपको पता है कि आंकड़े सफ़ेद झूठ भी बोलते हैं। सफ़ेद झूठ का मतलब आंकड़ों के आधार पर आप गलत निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं और सही भी। हाँ, लेकिन हमारा यहाँ मकसद ये है कि हम इन आंकड़ों के माध्यम से सतत विकास का लक्ष्य, गरीबी, मनरेगा जैसी जो घटनाएं हमने पढ़ी है, किस प्रकार से हरियाणा की तुलना में जो केरल है वो श्रेष्ठ है, हमने कैसे देखा आंकड़ों के आधार पे। आंकड़े किसके थे? प्रति व्यक्ति आय के और शिक्षा के। जारी कौन करता है? इन्हीं का हम पढ़ेंगे। आप इन रिपोर्टों को और इन संस्थाओं का नाम ध्यान में रखना है ताकि अगर आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में या 1 नंबर में पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। हमारे पास जो सूचना का स्रोत है जो हमें तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए 2 राज्यों के या 2 देशों के बीच में आंकड़े उपलब्ध करवाते हैं। इसमें जो पहला है वह है भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण। प्रति वर्ष भारत सरकार का वित्त मंत्रालय एक बजट पेश करता है और उस बजट से पहले एक आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है जिसमें हमारे आर्थिक पहलुओं का जिक्र होता है। यह वित्त मंत्रालय का आर्थिक प्रभार जारी करता है। हम भारत सरकार का प्रकाशन कह सकते हैं। अगर गहराई से देखें तो इसको वित्त मंत्रालय का आर्थिक प्रभाग इसको जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको हमने यूएनडीपी कहा था, और यूएनडीपी की हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी अभी, नाम था HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। ये मानव विकास रिपोर्ट है, ये भी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। जिस प्रकार से हमने भारत और पड़ोसी राज्यों की तुलना की थी वो मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर ही थी। इसी प्रकार से शुरुआत में हमने विश्व बैंक की रिपोर्ट भी पढ़ा जिसको हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कह देते हैं या विश्व विकास रिपोर्ट कह देते हैं। इसी प्रकार से हमारी रिजर्व बैंक की भी रिपोर्ट जारी करती है जिसको हम हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सांख्यिकी है उसकी एक हैंडबुक जो आरबीआई जारी करती है वो कह सकते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न संस्थाएं, NGO, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपनी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से आंकड़े प्रस्तुत करती रहती हैं जिनके माध्यम से हम हमारे विकास की गाथा और उसका तुलनात्मक अध्ययन करने में सक्षम होते हैं। और यही आंकड़े हमें 2 राज्यों के बीच या 2 राष्ट्रों के बीच तुलना में सहायक होता है, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और विकास के पथ को प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। इसी के साथ आपका पहला अध्याय खत्म होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक दबाना। कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।